नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान के इतिहास में आज हम ले रहे हैं राजपूताना में जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय राजस्थान की स्थिति कैसी थी और ये जो स्वतंत्रता संग्राम किन किन क्षेत्रों में फैला, उन फैलाव में उस समय की स्थितियाँ कैसी रही या जनता का उस फैलाव में कितनी क्या कुछ भागीदारी रही, इन तरह की तमाम चीज़ों पर चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 1857 के समय राजस्थान में क्या कुछ कैसी स्थिति थी। तो राजस्थान में 1857 का जब विप्लव आरंभ हुआ, उस समय राजपूताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। एक अजमेर में थी, अजमेर से 10 मील की दूरी पर नसीराबाद में थी, दूसरी नीमच में थी जो आज मध्य प्रदेश में है, तीसरी नसीराबाद से 60 मील की दूरी पर देवली यानी आज के टोंक जिले में थी, चौथी ब्यावर में यानी आज के अजमेर में ही थी, पांचवी एरिनपुरा आज के पाली जिले में और छठी जो है वो खेरवाड़ा यानी आज के उदयपुर जिले में थी। इन छावनियों में लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई यूरोपीय सैनिक नहीं था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से होती है भारत के अंदर। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत होती है। जब इसकी सूचना एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो हमारे थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनको 19 मई 1857 को मिली, तो सूचना मिलते ही उन्होंने राजपूताना के सभी जो शासक हैं उनको हिदायत भेजी कि वे अपने अपने राज्य में शांति बनाए रखें और अपने राज्य में विद्रोहियों को न घुसने दें, और यदि कोई विद्रोही प्रवेश करता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। राजस्थान के अंदर बात करें तो इस विप्लव की शुरुआत या स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है नसीराबाद की सैनिक छावनी से। नसीराबाद की सैनिक छावनी में इस विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई, उसके लिए मुख्य रूप से 2-3 कारण जिम्मेदार माने जाते हैं। सबसे पहला है कि एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने जो बंगाल में अजमेर में 2 इन्फेंट्री थी, एक तो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो एजीजी ने क्या किया कि इन छावनियों में, चूंकि ये इसमें से 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो अभी अभी मेरठ से लौटी थी, तो एजीजी को इनमें विश्वास नहीं था। तो जब इनको विश्वास नहीं था तो इनको नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मस्तिष्क में ये धारणा उत्पन्न हो गई कि एजीजी का उनमें विश्वास नहीं है, इसलिए उन्हें अजमेर से हटा करके मेर रेजिमेंट को यहाँ पर बुला लिया गया है। दूसरा कारण मुख्य रूप से ये माना जाता है कि उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की टुकड़ी और 1st मुंबई लोसन्स के सैनिक थे। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना के कारण यद्यपि नसीराबाद छावनी के सैनिक बगावत के लिए अत्यधिक उत्सव थे, तथापि वे पहल नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि मुंबई लॉसर्स के जो वफादार समझे जाने वाले सैनिक थे उनको गश्त पर लगा दिया और गोले भरकर तोपें तैयार करवा दी। इससे क्या हुआ, 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री के भारतीय सैनिक नाराज हो गए और उनमें विद्रोह की भावना जागृत थी। उनको ऐसा लगा कि भी उन पर तो विश्वास है ही नहीं, इसलिए वो उनको तो विद्रोह करना ही चाहिए। इसके साथ एजीजी ने डीसा यानी गुजरात में भी पत्र लिखा कि एक अंग्रेज जो बटालियन है वो जल्द से जल्द अजमेर पहुंचाई जाए या भेजी जाए। तो इस तरह से ये कुछ कारण रहे। तीसरा कारण ये माना जाता है कि इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली से संदेशवाहक साधु और फकीरों का वेश बनाकर राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश है वो जनता के बीच में प्रसारित किया। तो इस तरह से इन्हीं वजहों से नसीराबाद के अंदर सबसे पहले राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत होती है। इस विद्रोह की शुरुआत होती है 28 मई 1857 को दिन के 3 बजे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी 30 मई 1857 को इसके अंदर शामिल होना स्वीकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने वहां से छावनी को लूट लिया तथा अंग्रेज अफसरों के मकानों पर आक्रमण किए। मुंबई लॉसर्स, जिनके बारे में मान्यता थी कि वे वफादार बने रहेंगे, इन्होंने विद्रोहियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।
विद्रोही तोपों से पहला गोला दागते ही लोसेंस ने भी अपनी कतारें भंग कर दी और इधर उधर बिखर गई। जो भी अंग्रेज अफसर उन्हें समझाने को आगे बढ़ा उन्हें मार दिया गया। इन अफसरों में एक अफसर न्यूबरी के तो विद्रोहियों ने टुकड़े कर दिए। इससे वो अंग्रेज भयभीत हो उठे और वो ब्यावर की ओर भाग चले। सैनिकों ने इनके घरों को आग लगा दी, तिजोरियां तोड़ दी और प्राप्त धन को सैनिकों के बीच में वेतन के रूप में बांट दिया। लेफ्टिनेंट वाल्टर हिथकोट और जयपुर और जोधपुर की सेनाओं ने इन्हें घेर कर खदेड़ने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। 18 जून को ये दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली का घेरा डाले हुए जो अंग्रेज पलटन पड़ी थी उस पर पीछे से आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों को ये पराजित करने में सफल रहे। तो इस तरह से नसीराबाद के अंदर, राजस्थान के अंदर विद्रोह की शुरुआत होती है। इसी तरह से हम आगे बात करेंगे, नीमच में भी विद्रोह का फिर विस्फोट हो जाता है। 2 जून 1857 को कर्नल एबोट ने इनको परेड के मैदान में एकत्रित कर समझाने की शपथ ली, लेकिन मोहम्मद अली ने उसी समय एबोट को चुनौती देते हुए कहा कि जब अंग्रेजों ने स्वयं अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो फिर हम क्यों करेंगे। इसलिए 3 जून 1857 की रात्रि को 11 बजे नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। उन्होंने छावनी को घेर लिया। ब्रिटिश अधिकारी भयभीत होकर मेवाड़ की तरफ भागे, जहां डूंगला गांव के किसान रुग्गाराम ने इनको शरण प्रदान की। और इस विद्रोह के अंदर नीमच के एक सार्जेंट की पत्नी और बच्चों को भी विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया। नीमच से जो विप्लवकारी है वो लौटने के बाद में निम्बा हावड़ा होते हुए वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में अंग्रेजों के द्वारा इनको रोकने के प्रयास किए गए, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हो सके। हालांकि 8 जून 1857 तक नीमच पर कंपनी का अधिकार पुण्य हो चुका था। अब हम बात कर लेते हैं जोधपुर की। जोधपुर के महाराजा तखत सिंह के उसके अनेक सामंत अप्रसन्न थे, क्योंकि महाराजा मान सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाने पर तखत सिंह ने मारवाड़ के लोगों की उपेक्षा की। इसके अलावा उसने ईडर से गुजरातियों को बुलाकर उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसन कर दिया और सामंतों से परंपरागत रेख के अतिरिक्त नजराना भी वसूलना शुरू किया। हुक्मनामे की राशि में भी वृद्धि कर दी, रेख और चाकरी देना बंद कर दिया। इन तमाम तरह से जो सामंत है वो नाराज थे तखत सिंह। इनमें सबसे बड़े थे बिठोड़ा के ठाकुर कुशाल सिंह। कुशाल सिंह से जो तखत सिंह है वो नाराज थे, क्योंकि ठाकुर कुशाल सिंह ने बिठोड़ा के उत्तराधिकार में अनुचित हस्तक्षेप किया था, जिससे तखत सिंह नाराज हो गए। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर तखत सिंह ने कुशाल सिंह पर 3 जान का जुर्माना लगाया, लेकिन इन्होंने जुर्माना नहीं दिया और बिठोड़ा गांव में आग लगा दी। तो जो आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह, इसके अलावा गुल्लर, आसोपा, आलनियावास के जो ठाकुर है वो भी आहुआ के कुशाल सिंह के साथ थे। तो इन लोगों ने मिलकर के तखत सिंह और अंग्रेज सेना को बड़े स्तर पर एक बार पराजित किया। जोधपुर के जो महाराज थे उन्होंने इनको दबाने के लिए जो सेनाएं भेजी, उसका मुकाबला आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने, गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह ने, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह और इन तरह के तमाम लोगों ने किया। 8 सितंबर 1857 को विद्रोहियों आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को आहुआ से 3 मील बिठोड़ा नामक स्थान पर पराजित किया और लेफ्टिनेंट हिथकोट को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा। इस घटना के तुरंत बाद एजीजी जॉर्ज लॉरेंस स्वयं एक सेना लेकर आहुआ पहुंचा। 18 सितंबर 1857 को विद्रोहियों व जॉर्ज लॉरेंस की सेना के बीच भीषण संघर्ष हुआ। यद्यपि लॉरेंस ने विद्रोहियों को खदेड़ दिया, तथापि जॉर्ज लॉरेंस को अपमानजनक पराजय का सामना भी करना पड़ा। तो विद्रोहियों ने इसी मौके पर मोंक मोशन की हत्या कर किले के दरवाजे के सामने उसके शव को लटका दिया। इस तरह से जो जोधपुर के अंदर है ये जो विद्रोह है, इस विद्रोह के अंदर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने बड़े बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इसी तरह से मेवाड़ के अंदर भी बहुत सारे अप्रत्यक्ष विद्रोही थे। इन विद्रोहियों के द्वारा अंग्रेज़ों का विरोध किया गया और चोरी छिपे जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले थे उनकी सहायता की गई। इसी तरह से अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा में भी जो 1857 का विप्लव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा था।
नीमच में विद्रोह होने के बाद कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को कोटा की राजकीय सेना लेकर विद्रोह का दमन करने के लिए नीमच भेजा गया, लेकिन मेजर बर्टन के नीमच पहुंचने से पूर्व ही नीमच के विद्रोही नीमच से पलायन कर गए। 12 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन अपने 2 पुत्रों के साथ कोटा लौट आया। मेजर बर्टन ने महाराव से कहा कि वह अपने 5-7 अधिकारियों को पदच्युत कर ब्रिटिश अधिकारियों को सत्ता सौंप दे, उन्होंने दंडित किया जाए क्योंकि उनका रवैया ब्रिटिश विरोधी है। पर महाराव ने कहा कि उसके अधिकारी उसके नियंत्रण में नहीं है। तो उनके नाम जो अधिकारी थे वो थे जयदयाल, रतनलाल, जियालाल। तो इस तरह के ये जो अधिकारी जो कार्य कर रहे थे, इन्होंने मेजर बर्टन को पदच्युत करने की सलाह मेजर बर्टन ने महाराव को दी थी, लेकिन महाराव ने इनको पदच्युत नहीं किया था। मेजर बर्टन और महाराव के बीच बातचीत का ब्यौरा कोटा की राजकीय सेना और सेना के अधिकारियों को मिल गया। इससे सेना है वो बहुत क्रोधित हो गई और बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में सैनिक विद्रोह हो गया। विद्रोहियों ने अंग्रेज रेजिडेंसी को घेर लिया। डॉक्टर शेल्डर और एक अन्य ईसाई डॉक्टर की हत्या कर दी। मेजर बर्टन की स्थिति इस समय अत्यंत दयनीय हो गई और अंततः मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की भी हत्या कर दी गई। इस तरह से कोटा के अंदर जो विप्लव है वो बड़े जोरदार ढंग से कई दिनों तक चलता रहा। कोटा के महाराव भी एक तरह से असहाय हो चुके थे और उन्होंने उदयपुर के महाराणा से प्रार्थना की कि वह उसकी महारानी को वहाँ से हटवा कर उदयपुर बुला ले, क्योंकि कोटा में जनानी ड्यूटी का एकांत है वो खतरे में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कोटा के अंदर भी विद्रोह हुआ। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो टोंक के अंदर, भरतपुर के अंदर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्रों के अंदर भी ये विद्रोह है ये अपने चरम पर पहुँचा था। यद्यपि राजस्थान के सभी शासक संपूर्ण विद्रोह काल में ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे, फिर भी विद्रोहियों के दबाव के कारण यत्नतंत्र उन्हें विद्रोहियों को समर्थन भी प्रदान करना पड़ा। बीकानेर के महाराज ने यद्यपि अपने राज्य की सीमाओं की नौकाबंदी कर किसी भी विद्रोही को अपने राज्य में प्रविष्ट नहीं होने दिया, लेकिन जनमत के दबाव के कारण उसने विद्रोही नेता नाना साहब को सहायता प्रदान की तथा उसे सहयोग देने का वचन दिया। इसी प्रकार विद्रोही नेता तांते टोपी भी बीकानेर गया, जहां महाराज ने उसे 10 घुड़सवार सैनिकों की सहायता दी। तो इस तरह से ये विद्रोह है राजस्थान के हर रियासत में लगभग फैल चुका था। हालांकि अब इसके आगे परिणाम क्या हुए वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।